मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी का स्वागत है। सभी शिक्षार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित का पेडोलॉजी मतलब गणित की प्रकृति क्या है, गणित होता क्या है, तर्कपूर्ण सोच क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, गणित का माध्यम क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक उद्देश्य क्या है। वास्तव में देखा जाए तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित स्थान का भी विज्ञान है तो संख्याओं का भी विज्ञान है। गणित में मापतौल मतलब मापतौल होता है, मापन होता है। मात्रा मतलब परिमाण होता है तथा दिशा का भी ज्ञान होता है। मतलब गणित में मापतौल, मापन, परिमाण और दिशा का ज्ञान होता है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। गणित में प्रयोगात्मक तथा प्रायोगिक विकास होता है। जो गणित है वास्तव में गणित विज्ञान की क्रमबद्ध है। गणित जो विज्ञान है वो की क्रमबद्ध है, संगठित है, यथार्थ शाखा है। मतलब कहा जाए कि गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अक्सर आप देखते हो गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित तार्किकता का विज्ञान है। तर्क करते हैं गणित में, तर्क करते हैं, विचारों को मांझता है गणित। गणित के अध्ययन से बुद्धि, मस्तिष्क की तर्क शक्ति बढ़ती है। गणित के अध्ययन से बुद्धि, मस्तिष्क की तर्क शक्ति बढ़ती है। गणित से बुद्धि का विकास होता है। वास्तव में देखिए गणित का क्या क्या स्वरूप है, गणित क्या क्या होता है। गणित से बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए गणित 1ली से 10वीं तक रखा गया है, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। गणित से बुद्धि का विकास होता है। गणित विज्ञान विषयों का आधार है, मतलब मूलाधार है, रीढ़ की हड्डी है गणित। गणित के बिना विज्ञान की कल्पना असंभव है। तो गणित विज्ञान विषयों का आधार है। गणित विज्ञान की आधारशिला गणित है। विज्ञान जिस पर खड़ा है उनका मूलाधार है गणित। विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे हमने पढ़ा है भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि सभी विज्ञानों का जितने भी विज्ञान हैं, गणित की भौतिक विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे भूगर्भ विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो, ये सभी विज्ञान गणित पर ही निर्भर है। गणित का महत्व मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गणित का महत्व मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को गणित का ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी को गणित का ज्ञान होता है। चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे अक्षर ज्ञान हो चाहे अक्षर ज्ञान ना हो, चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, प्रत्येक व्यक्ति को गणित का ज्ञान होता ही है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह गणित जानता है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक वह गणित से ही गुजरते रहता है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण मतलब सोचने की क्षमता पैदा करता है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता पैदा करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित में 2 और 2 4 ही होता है, 3 और 4 7 ही होता है, 9 और 2 11 ही होता है। इनमें कोई फेरबदल नहीं होती है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करता है, मस्तिष्क को डेवलप करता है, मेंटली स्थिति को ठोस आधार देता है। गणित मानसिक शक्ति को प्रसारित करता है, विस्तार करता है, विकसित करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक है। जो गणित होता है वास्तव में गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में भी सहायक है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गणित पढ़ना अनिवार्य है, गणित पढ़ना ही चाहिए। बच्चों में अनुशासन संबंधित गुण या विशेषता का विकास होता है गणित से। बच्चों में अनुशासन संबंधित
गुण और विशेषता का विकास होता है गणित से। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित की जो लैंग्वेज है, मैथमेटिकल ऑफ लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, सब जगह वह एक ही होता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों में भी अध्ययन में सहायक होता है। जो गणित जानता है वो अन्य विषयों को बहुत ही तार्किक ढंग से बहुत ही अच्छे विश्लेषण कर सकता है, उनको पढ़ा सकता है, उनको अच्छे से समझ सकता है। कहा जाता है कि जितना अच्छा गणित का ज्ञान हो उतना अच्छा वो भौतिक शास्त्र का ज्ञाता होता है। उसी तरह से जितना अच्छा गणितज्ञ हो उतना ही उनकी मस्तिष्क का विकास होता है। गणित में सार्थकता है, अमूर्त है तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन है गणित। व्यक्ति समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है गणित। गणित समुच्चयों का, विज्ञानों का, संरचनाओं का अध्ययन है गणित। भारतीय गणित के इतिहास के 5 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। भारतीय गणित के इतिहास को 5 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। हम जानते ही है आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाई का मान दिया था। आर्यभट्ट ऐसा गणितज्ञ है जिन्होंने पाई का मान दिया और हमारा मान बढ़ाया। इसीलिए भारतवर्ष में पाई का खोज हुआ। आर्यभट्ट ने ही हमें बताया कि पाई का मान 3.1416 होता है। मतलब पाई का मान 3.1416 माना गया। गणित शिक्षण वास्तव में, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, गणित होता क्या है, प्राथमिक स्तर पर इसके प्रमुख केंद्र बिंदु में क्या होते हैं। आपने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए होंगे मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, तो आपने देखा होगा माप तौल की इकाइयाँ तथा उनके व्यवहारिक उपयोग को सिखाता है गणित। मतलब प्राथमिक कक्षा में माप तौल से ही संबंधित रहता है ज़्यादातर, और उनके व्यवहारिक उपयोग को सिखाता है। माध्यमिक स्तर का उद्देश्य है गणना संबंधी दक्षता का विकास करना। प्राथमिक में हम सिंपल माप तौल और उनकी व्यवहारिक गणित ही सीखते हैं, लेकिन जैसे माध्यमिक स्तर पर आते हैं तो गणना संबंधित, कैलकुलेशन संबंधित हम गणित में दक्षता हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं। प्रमुख सांस्कृतिक लक्ष्य है छात्र को नवीन ज्ञान व खोज से अवगत कराना। इनका प्रमुख सांस्कृतिक उद्देश्य है अन्वेषण करना, सिखाना, अन्वेषणी बनाना। तो हम देखते हैं कि जो गणित है, प्राप्त उद्देश्य लक्ष्य को पाने के लिए हम जो भी उद्देश्य अपनाते हैं उन्हें प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। जैसे हम प्राप्त उद्देश्य का मतलब क्या होता है, तो लक्ष्य को पाने के लिए हम जो उद्देश्य बनाते हैं उस उद्देश्य को पाना ही प्राप्य उद्देश्य है। पाठ्य योजना शिक्षक के उन कार्यों का समूह है। जो पाठ्य योजना होती है तो शिक्षक द्वारा जो कार्य किया जाता है लिखित प्रारूप में होता है, उन्हें जिसे उससे कक्षा में क्रियाविधि कराया जाता है, जो वर्किंग कराया जाता है, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनकी रूपरेखा क्या होगा, उनका उद्देश्य क्या होगा, बच्चे को क्या होमवर्क देना है, बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, इन सब का मूल्यांकन करना ही होता है पाठ्य योजना। तो हम देखते हैं करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से, करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 1986, इस तरह के हम अक्सर देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लेकिन हम देखते हैं NCF 2005 है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मतलब करिकुलम शब्द अभी वर्तमान में बहुत फेमस है क्योंकि 2019 आने वाला है करिकुलम। तो करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा। क्यूरे शब्द से उत्पन्न हुआ है, क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रन, मतलब दौड़ना। क्यूरेर शब्द से उत्पन्न हुआ है जिनका अर्थ होता है दौड़ना। करिकुलम का मतलब दौड़ना। तो शिक्षक मात्र 3 अंग होते हैं। शिक्षक के कितने अंग होते हैं? केवल और केवल 3 अंग होते हैं। पहला होता है शिक्षक तो रहता ही है, दूसरा होता है विद्यार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। ये 3 ही होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम। तो
शिक्षक के 3 अंग, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों अंग है शिक्षक के। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं से बनी संख्या को मिश्रित संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को अगर मिला दिया जाए तो उनसे जो संख्या बनेगा वो मिश्रित संख्या कहलाएगा। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यह मानव जीवन भर चलता रहता है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी जीवन भर पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी घटता नहीं है, बल्कि मूल्यांकन हमेशा होते ही रहता है। प्रत्येक पल होता है, प्रत्येक क्षण होता है। व्यक्ति का मूल्यांकन तो हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाला चीज़ है। मूल्यांकन द्वारा संपूर्ण व्यक्ति का विकास होता है। संपूर्ण व्यक्ति का विकास मूल्यांकन के द्वारा होता है। पूरी चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास से संपूर्ण विकास की जो कहानी है वो यहीं से सृजित होती है, यहीं से शुरुआत होती है। तो मूल्यांकन द्वारा संपूर्ण व्यक्ति का विकास होता है। मूल्यांकन जो है वास्तव में विद्यालय जो होती है और वो वहाँ की समाज, सांस्कृतिक सब जगह इसका महत्वपूर्ण योगदान मानव में होता है, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। समाज में मूल्यांकन, सांस्कृतिक सब जगह में मूल्यांकन करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल्यांकन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। देखिए, मूल्यांकन के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला जो उद्देश्य होते हैं वो पथ प्रदर्शन हेतु आधार प्रदान करना। मूल्यांकन के 2 मुख्य गुण होते हैं, 2 मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन के 2 मुख्य उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य है वो पथ प्रदर्शन हेतु आधार प्रदान करना। वो पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें स्तंभ आधार प्रदान करता है, लेकिन उन आधारों को छात्रों के व्यवहार संबंधी में जो परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों को हम आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं, तो उनसे उस बच्चे में जो परिवर्तन होता है, उन्हीं परिवर्तनों को आधार बनाकर हम उनका मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा प्रविधि निम्न प्रकार की परीक्षार्थी ली जाती है। तो परीक्षा प्रविधि में हम देखते हैं कि हम बच्चों से क्या करवाते हैं। तो हम बच्चे से मौखिक में प्रश्न पूछ लेते हैं या मौखिक पूछते हैं, है ना, वाइवा बोलते हैं जिसे, है ना। तो मौखिक में हम प्रश्न पूछते हैं, उनके बाद उनको लिखित में दे देते हैं कुछ क्वेश्चन और प्रयोग करा लेते हैं, है ना। तो आजकल तो मौखिक पूछा ही जाता है, ओरल के लिए भी नंबर है ना, और लिखित के लिए तो परीक्षा होती ही है, और प्रायोगिक के लिए प्रोजेक्ट तो होता ही है। इस तरह से परीक्षा प्रविधि मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। तो अब हम देखते हैं जिन बालकों में, अब अगर बात आती है बालक की, वो भी गणित के लिए, तो जिन बालकों में सामान्य बालकों से कुछ अलग भिन्नता एवं विशेषता पाई जाती है, यह होती है, उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। जैसे आप अक्सर विद्यालय में देखते हो, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बालक की तरह नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ न कुछ कमियां तो दिखाई देती है, या कुछ न कुछ उस जो बालक है उसमें मेंटेनेंस नहीं कर पाता। मतलब जो सामान्य बालक की तरह नहीं रहता, ठीक से सुनता नहीं है, पैर हिलाते रहता है और हमेशा मस्ती करते रहता है या परेशान करते रहता है, मतलब एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा पाता। ऐसे बच्चों को विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। वो स्पेशल चाइल्ड वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं, है ना। तो विशिष्ट बालक के जो मुख्य प्रकार होते हैं उनमें कई प्रकार के बालक पाए जाते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ बालक बहुत प्रतिभावान रहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली रहते हैं, उनका IQ लेवल भी बहुत हाई रहता है, उन्हें प्रतिभाशाली स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं, प्रतिभाशाली स्पेशल चाइल्ड। कुछ बच्चे होते हैं, दूसरी प्रकार के बच्चे पिछड़े बालक होते हैं, जो पिछड़ा बालक होते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि के होते हैं, और चौथे प्रकार के बच्चे होते हैं समस्याग्रस्त बालक होते हैं। मतलब विशिष्ट बालक के प्रकार है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े विशिष्ट बालक, और मंदबुद्धि विशिष्ट बालक, और समस्यात्मक बालक। तो औसत छात्रों से कम कार्य करने वाले बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। औसत काम से मतलब जितना काम मान लो 2 घंटा करता है, उनको नहीं कर पाता, 1 घंटे करता है, तो वैसे बालक पिछड़ा बालक कहलाएंगे। और औसत से कम
मानसिक योग्यता वाले बालक को मंदबुद्धि कहते हैं। औसत से भी बहुत बहुत कम ऐसे बालक को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। मतलब उस बालक के जन्म से ही विकास अवरुद्ध हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो वैसे बालक को हम क्या कहते हैं, मंदबुद्धि के बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक, जो समस्यात्मक बालक होते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असमानता होती है। समस्यात्मक बालक जिसे व्यवहार में कोई ऐसी असमानता होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। कई बालक के व्यवहार बहुत ही अजीब किस्म के होती है और हमें बहुत ही परेशानी होती है उनसे बात करने में, उन्हें देखने में, क्लास को मेंटेनेंस करने में, तो ये समस्या हमें आती ही है। ऐसे बालक को बोलते हैं समस्याग्रस्त बालक। यह समस्यात्मक बालक कहा जाता है। विकलांग बालक, ऐसे बालक जिनका स्थायी शारीरिक दोष युक्त हो, मतलब जन्म से ही या कभी किसी दुर्घटना में उनका शरीर में कोई चोट आ गया हो जिनके कारण वो विकलांग हो गए हो, अपाहिज हो गए हो, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कहा है, तो दिव्यांग बालक ही बोलेंगे यहाँ हम। तो दिव्यांग बालक अंधे होते हैं या बहरे होते हैं या बोलने की अक्षमता वाले बालक को विकलांग दिव्यांग बालक कहा जाता है। वंचित बालक, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आवश्यकताओं से वंचित रहने वाले बालक को वंचित बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो समाज से कटे कटे रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा बालक रहते हैं, शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर बालक होते हैं, ऐसे बालक को हम वंचित रहने वाले बालक और वंचित बालक कहते हैं। अब प्रतिभाशाली बालक, वे बालक जो सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ हो। मतलब ऐसे बालक होती है जो सामान्य बालक से अच्छा हो, मतलब श्रेष्ठ हो, अच्छा कार्य करता हो, ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, हमने वंचित, विकलांग और प्रतिभाशाली बालक, समस्याग्रस्त बालक और प्रतिभाशाली बालक, मतलब अलग अलग प्रकार के बालकों को देखें। अब हम मूल्यांकन की 4 प्रविधियां देखेंगे। जो मूल्यांकन की 4 प्रविधियां जो मुख्य होती है, परीक्षा प्रविधि तैयार करते हैं। मूल्यांकन की मुख्यतः 4 प्रविधियां होती है जिनको हम परीक्षा प्रविधि के नाम से जानते हैं। और दूसरा है क्रम निर्धारण मान, और तीसरा है अवलोकन, और चौथा है प्राप्तांक पत्र, है ना। तो परीक्षा प्रविधि, क्रम निर्धारण ज्ञान, अवलोकन और प्राप्तांक पत्र। इस तरह से हम देखते हैं कि एक हर्बर्ट आया था। हर्बर्ट की 5 पदी प्रणाली है, 5 पद में उन्होंने समझाया है। हर्बर्ट के 5 पदी प्रणाली है ना। उनका 5 पद क्या था, देखिए। वो पहला था तैयारी। हर्बर्ट बोलता था कि तैयारी कीजिए। फर्स्ट है तैयारी, और तैयारी कैसे करेंगे, उनके लिए प्रस्तावना और उद्देश्य कथन ये होना अनिवार्य है। तो हर्बर्ट महोदय जी बोलते थे कि तैयारी कीजिए, और तैयारी किस आधार पर कीजिए, उस पर एक प्रस्तावना बनाइए, और प्रस्तावना का उद्देश्य कथन क्या है वह भी हमें समझाइए। इस तरह से तैयारी करना, 5 पदी के लिए हर्बर्ट महोदय ने कहा तैयारी करना, प्रस्तावना बनाना, उद्देश्य कथन करना। ये 3 जब तैयारी हो जाती है, जो तैयार हुए हैं उन्हें प्रस्तुत कर देना, लोगों के सामने रख लेना, और उसके बाद जब हो गए तो उनके बाद तुलना करना, अन्यों से उनका तुलना कर देना, और तुलना करने के बाद जो भी हुआ है उसको जनरलाइजेशन कर देना, सामान्यीकरण करना। और जब सामान्यीकरण हो जाता है, मतलब बहुत ही सरल सहज भाषा में लोगों तक को समझ आ जाता है, तब उनका हम अनुप्रयोग करते हैं, मतलब उनका समाज में हम उपयोग करेंगे। इस तरह हर्बर्ट महोदय ने 5 पदी सिद्धांत दिया। तैयारी कीजिए, तैयारी किस आधार पर करोगे, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन से तैयार कीजिए, फिर प्रस्तुतिकरण करो। दूसरा है प्रस्तुत करने के बाद हम तुलना करेंगे इन दोनों में से कौन बेहतर है, और दोनों में तुलना करने के बाद हम दोनों को मिलाकर सामान्यीकरण कर देंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे।
उसके बाद उन्हें हम अनुप्रयोग करेंगे। तो हर्बट महोदय ने पंचपदी प्रणाली दिया था, जिसे हर्बट की पंचपदी प्रणाली कहते हैं। जैसे हमें एक वैदिक गणित के लिए तैयार करनी है ऊर्ध्वत्रियाभ्यम गुणा, तो ऊर्ध्वत्रियाभ्यम करेंगे, फिर ऊर्ध्वत्रियाभ्यम होता क्या है, किस आधार पे है, उनका उद्देश्य है क्या है, बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये सब हम पूरी तरह तैयारी करेंगे। उनके बाद ब्लैक बोर्ड में जाकर बच्चों के सामने हम उनको प्रस्तुति करेंगे। फिर एक दूसरे टीचर आएंगे, वो भी तैयारी करके ही आएंगे और ऊर्ध्वत्रियाभ्यम गुणा को प्रस्तुतिकरण करेगा। फिर दोनों में जो आइडियंस जो बैठे रहते हैं वो तुलना करेंगे कौन बेहतर है। फिर दोनों का मेंशन करके एक जनरलाइजेशन कर देंगे, सामान्यीकरण कर देगा। जब सामान्यीकरण होता है उनके बाद उन्हें प्रयोग कर देते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, मतलब लोगों के लिए वह कार्य के लिए हो जाता है। इस तरह से गणित, अब हम देखते हैं जो गणित होता है, गणित की एक अपनी भाषा होती है। गणित के लिए कोई कुछ भी भाषा नहीं होती, गणित की एक अपनी भाषा है, गणितीय भाषा। गणित की एक अपनी भाषा होती है, हर विषय की अपनी भाषा, विज्ञान की अलग भाषा होती है, भौतिक शास्त्र की भाषा गणितीय है ना। इसी तरह देखते हैं हम जो हमारे लिटरेचर है उनकी भाषा अलग होती है। तो हर सब्जेक्ट की, हर विषय की एक भाषा होती है। गणित की भाषा का अभिप्राय है, गणित में पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, संकेत से होता है। मतलब गणित की भाषा को हम पद से जानते हैं, प्रत्यय से जानते हैं, सूत्र से जानते हैं, संकेत से एक्स वाई जेड, जैसे x² + bx + c, ये क्या है, ये पद है ना भाई। ये अब सूत्र हो गया √b² - 4ac है ना, x = b² - 4ac, तो विविक्त कर का सूत्र हो गया। इस तरह से इनमें क्या है, पद है, प्रत्यय है, चर है ना, सूत्र है, संकेत है, ये सब गणित की भाषा है। तो गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। गणित में संख्या ही संख्या है, अब देखते हो गणित में संख्या ही रहता है ना। बीज गणित पूरा संख्या पर आधारित है। गणित में स्थान विशेष का मान बहुत होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कुछ भी हो सकता है स्थान बदलने से, है ना। 12 है, उसको 2 1 कर दो, स्थान बदल दो तो 21 हो जाएगा। मतलब उनमें कितना प्रभाव पड़ता है। मापन है ना, तो आदि का अध्ययन किया जाता है। तो गणित में संख्या, स्थान और मापन सबका अध्ययन किया जाता है भाई। तो गणित में हम देखते हैं कि गणित के ज्ञान स्पष्ट है, मतलब गणित में जो है वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न ही उसमें चेंजेस किया जा सकता। गणित जैसे है, जिस तरह है वही है, उनमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तार्किकता है गणित, तर्क है गणित, मतलब बिना, हर स्टेप तर्क है। आप कोई भी गणित बनाओ तुरंत उसमें तर्क करना पड़ता है, तभी वो गणित आगे बढ़ता है। मतलब हम जोड़ना भी है तो सोचना पड़ता है कि 2 और 6 कितना होगा, 8 ही होगा। 8 होगा तब एक क्रम में होता है, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 होगा, 10 में 2 ये बार। अब जितने बार करो उतने बार सोचना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, स्पष्ट लिखना पड़ता है, जिसे एक बार समझने के बाद सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। गणित की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि गणित को एक बार याद कर लेने के बाद इसे भूलना आसान नहीं होता, बल्कि गणित हमेशा हमेशा के लिए मनो मस्तिष्क में रच बस जाता है। इसलिए गणित सबसे सरल है, सहज, सुंदर और सरल है। इसीलिए गणित बोधगम्य है। गणित के ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है। पूरी ब्रह्मांड में गणित कोई भी पढ़े, गणित वही होता है, गणित यथार्थ होता है, गणित सत्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में गणित एक ही तरह से पढ़ा जाता है। गणित के लिए अलग अलग रूप नहीं हैं, गणित सभी जगह समान हैं। इसका सत्यापन किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी देश, किसी भी काल में किया जा सकता है। इसीलिए गणित परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए कहते हैं गणित यथार्थ विज्ञान है। गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है। गणित द्वारा जीवन की जो अमूर्त प्रत्यय है उनकी व्यवस्था करते हैं। जो दिखाई नहीं देता हम उनका अध्ययन करते हैं, वही गणित है। गणित में हम उनका अध्ययन नहीं करते जो दिखता है। इसीलिए माना कोई संख्या है, माना अज्ञात राशि x है, माना वह एक व्यक्ति है, माना वह कोई वस्तु है, इस तरह प्रत्ययों का हम उपयोग करते हैं। अमूर्त को मतलब जो दिखाई नहीं देता उनसे हम दिखाई देने की ओर आ जाते हैं, मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर आ जाते हैं।
तो इस तरह से हम इन्हें जानते हैं। गणित की भाषा उपयुक्त है, स्पष्ट है, सरल है, सहज है, सुंदर है। तो गणित की भाषा बहुत ही रोचक है। गणित में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो गणित में वातावरण से संबंधित वस्तुओं का भी अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान को बौद्धिक और सांस्कृतिक साधन मानते हैं। गणित जो है, गणित विषय जो है वो गणित विषय को बौद्धिक और सांस्कृतिक साधन मानते हैं। मतलब बौद्धिक वर्ग के लिए गणित बहुत आवश्यक है। हमने जैसे इंदिरा जी थे, इंदिरा गांधी जो पीएम थे भारत की, है ना, वो उन्होंने भी गणित का में पजल सॉल्व करते थे प्रतिदिन 15 मिनट तक। सांस्कृतिक में हमें गणित दिखाई देता है, सर ये सारे गामा पा धा नी सा, ये सब स्वर है, गिनते हैं, उसी में कम ज़्यादा होती है। मतलब कहा जाए गणित बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। गणित के प्रभाव से बालक का बुद्धि तीव्र गति से विकास होता है। गणित से बालक गणितज्ञ बनता ही है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, अद्भुत विकास होता है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को उनकी तर्क शक्ति करने की क्षमता देता है, विचार करने की शक्ति देता है, सहन करने की सहन शक्ति देता है, बच्चों में अनुशासन का विकास करता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, बच्चों में भावनाओं पर नियंत्रण कर रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित में तर्क का शक्ति है, विचार की शक्ति है, अनुशासन है, आत्मविश्वास है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की प्रशिक्षण मिलता है। गणित का ज्ञान नियमित करना चाहिए। गणित को हमेशा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती ही है। गणित के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता तो पड़ती ही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हर जगह गणित का उपयोग करते हैं। हम सांस लेते हैं तो एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, वो भी काउंटिंग होता है। हमारी उम्र देखो, जन्म से मृत्यु तक हम जो काउंटिंग करते हो क्या है, समय है, वही तो गणित है ना, वही तो गणित है। हम दिन 24 घंटे का दिन होता है, मतलब हर चीज़ गणित है। सोचिए, आप देखिए, गणित ही हमारे जीवन की इर्द गिर्द घूम रही है। गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान है। समस्त कलाओं में कला माना जाता है गणित को। गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान, समस्त कलाओं की कला माना जाता है गणित। वास्तव में गणित एक अद्भुत विज्ञान है। अगर गणित को हम देखें तो गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्र की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है जिसे हम आगे गणित के महत्व का अध्ययन करेंगे। तो गणित वास्तव में एक अमूर्त विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, तर्क क्षमता का विकास है गणित। तो मित्रों, वर्तमान समय के लिए अभी इतना ही। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे गणित का महत्व क्या है। अब इस वीडियो में हमने जाने गणित क्या है, गणित की भाषा क्या है, और प्रतिभाशाली बच्चे क्या है, बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, समस्याग्रस्त बच्चे कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, पिछड़ा वर्ग बालक कैसे होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किए। तथा हमने यह भी देखा कि प्रविधियाँ क्या क्या है और हर्बर्ट महोदय की पंचपदी क्या है, ये भी देखें ना। हर्बर्ट महोदय ने हमने क्या दिया था, पंचपदी नियम दिया था। तैयारी कीजिए, प्रस्तुतिकरण कीजिए, तुलना कीजिए, उनके बाद जनरलाइजेशन कीजिए, सामान्यीकरण कीजिए, उसके बाद फिर उनको क्या कीजिए, फिर अनुप्रयोग कीजिए। इस तरह पंचपदी भी हमने पढ़ा है। गणित को समझा भी है, गणित क्या होता है उनके बारे में अध्ययन किया है। आगे हम गणित का महत्व पढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।